हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सर एकदम कुशल मंगल है। तो बेटा कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? सर एकदम बढ़िया चल रही है। हमारा चैप्टर 9 जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, उसके अंदर हमारा एक डिसीजन पेंडिंग था। इस वीडियो में वो डिसीजंस भी हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। बेटा जो डिसीजन आपका पेंडिंग था वो था फाइनेंशियल डिसीजन। कौन सा था बेटा? फाइनेंशियल डिसीजन। एक्चुअली फाइनेंशियल डिसीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं टू स्टेजेस। अब जो दो स्टेजेस में डिवाइड करा है बेटा, उसमें पहली स्टेज आती है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग ये बोलती है कि जिस पर्पज के लिए आप लोग पैसा उठा रहे हो, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप मार्केट से पैसा लेके आ रहे हो, वो प्रोसेस के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए एक्चुअल में आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, और जो आप पैसा मार्केट से उठा के लाओगे उसके सोर्सेज क्या रहेंगे। तो मैं अगर बात करूं तो बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर स्टेज 1 के अंदर आपको सबसे पहले डिसाइड करना है, ये एस्टिमेट करना है कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड कितनी है। जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट की या उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट कितने अमाउंट की है। तो पहला पॉइंट तो करेंगे कि एस्टिमेटिंग ओवरऑल रिक्वायरमेंट कितनी है आपको उस पैसे की, उस प्रोजेक्ट के लिए। फिर दूसरा होता है कि आप ये डिसाइड करेंगे कि आपके पास कितने ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंड है जहां से आप फंड कलेक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो पहला हो गया ओवरऑल रिक्वायरमेंट, कितना चाहिए बेटा। दूसरा हो गया कि जो पैसा चाहिए वो आएगा किन किन सोर्सेज से। 11th क्लास में आप लोगों ने सोर्स पढ़े होंगे दो, जिसमें एक होता था ओनर फंड और एक होता था बोरोड फंड। बेटा ओनर फंड को हम लोग बोलते थे इक्विटी, और बोरोड फंड होते थे डेट्स। अब अगर मैं बात करूं डेट इक्विटी मतलब ओनर फंड मतलब इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन अर्निंग, ये तीन है बेटा। ये थोड़ा सा हमारा फ्लो चार्ट टेढ़ा हो गया इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन। और अगर मैं डेट की बात करूं तो बेटा ये डिबेंचर्स, ये डेट का है, और उसके बाद लोन वगैरह। तो ये क्या है मेरे बोरोड फंड। तो मतलब ये हुआ कि सर हमें किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए ओवरऑल कितने फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी ये एस्टिमेट करना, और दूसरा ये एस्टिमेट करना या ये डिसाइड करना है कि जिस फंड को हम लोग लेके आएंगे वो फंड किन किन सोर्सेज से आएगा। तो सोर्सेज हमारे पास दो ही होते हैं, एक बोरोड और एक ओनर का फंड। सर फिर दूसरा स्टेप क्या है, या दूसरी स्टेज में हम करते क्या है बेटा? दूसरी स्टेज को बोलते हैं कैपिटल प्लानिंग, या इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये डिसाइड करते हैं कि हाउ मच अमाउंट इन बी अरेंज टू बी अरेंज फ्रॉम विच सोर्सेज। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट स्टेज में डिसाइड करा कि आपको 100 करोड़ रुपीस की जरूरत है किसी प्रोजेक्ट के लिए। अब ये हो गया टोटल अमाउंट, आपको 100 करोड़ चाहिए, बट वो 100 करोड़ में डेट कितना लेंगे और इक्विटी कितना लेंगे, मतलब प्रपोर्शन ऑफ द डेट और इक्विटी ऑफ टोटल फंड, दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद 60% ले लेते हैं और 40, कि 40 करोड़ रुपए हम उठाएंगे इक्विटी के और 60 करोड़ उठाएंगे डेट के। मुद्दा ये उठता है कि सर हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है 100 करोड़ रुपीस, बट वो 100 करोड़ में कितना बोरोड रहेगा और कितना इक्विटी रहेगा, ये डिसाइड किन फैक्टर्स पे होती है, कि कितना प्रपोर्शन इक्विटी का और कितना डेट का। तो आपके एग्जाम में जो आएगा बेटा वो यहीं से आएगा कि आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जो प्रोजेक्ट के लिए फंड आएगा वो डेट का कितना आएगा और इक्विटी का कितना आएगा। तो चलो बेटा आगे चलते हैं और वो फैक्टर्स भी पढ़ेंगे साथ साथ। तो फर्स्ट स्टेज पे हमारी थी फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ अ फंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। खत्म बात। सर ये तय करना है कितना पैसा चाहिए और किन किन सोर्सेज से चाहिए, बेटा इसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है। इट इंश्योर दैट एनफ फंड आर अवेलेबल एट राइट टाइम सो दैट द फर्म कुड ऑनर इट्स कमिटमेंट एंड कैरी आउट इट प्लान। और ये इंश्योर करना कि जितना पैसा आपको चाहिए क्या उतना पैसा आपको सही समय पे अवेलेबल हो पाएगा, और अगर वो अवेलेबल हो पाएगा आपके प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, तो वो आप कमिट कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट को और अपने प्लान को कैरी आउट कर पाएंगे। इसका मतलब हुआ कि सही समय पे सही अमाउंट ऑफ फंड चाहिए हमें बिजनेस को स्मूथली और एफिशिएंटली करने के लिए। इसके बाद बेटा ये वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है।
अब ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको दो चीजें तय करनी होती हैं। पहला, कितना पैसा चाहिए, और दूसरा, किन किन सोर्सेज से चाहिए। किस सोर्स से कितना चाहिए वो कैपिटल बजटिंग, सॉरी कैपिटल स्ट्रक्चर है। किस सोर्स से कितना चाहिए वो कैपिटल स्ट्रक्चर है। किन किन सोर्सेज अवेलेबल है तुम्हारे लिए, या क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल है, वो तुम्हारे लिए फाइनेंशियल प्लानिंग है। चलो जी, कहते हैं इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट फंड एट अ राइट टाइम, ये इसका इंपॉर्टेंस है। टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज फंड अननेसेसरली, बेटा ऐसा ना हो कि आपको किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए 100 करोड़ चाहिए, बट आप अननेसेसरी 110 करोड़ उठा लाए, 120 करोड़ उठा लाए, या 150 करोड़ उठा लाए, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा मनी एज अ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो ना कम पैसा आए ना ज्यादा आए, ये इंश्योर करना। इट प्रोवाइड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर द साउंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन, आपके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, ताकि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है फाइनेंस का वो अच्छा हो सके। इट रिजल्ट इन प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर फ्यूचर, दस न्यू प्रोजेक्ट कैन बी अंडरटेकन स्मूथली। फ्यूचर के लिए आप प्लान बनाए कि पैसा कितना चाहिएगा, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है बेटा वो स्मूथली रन कर सके। इट अटेम्प्ट achieve a balance between inflow and outflow of fund, educate liquidity is ensured throughout the year। आप ये इंश्योर करें कि जितना पैसा आपने मार्केट से उठाया वो पैसा स्मूथली आप रीपे भी कर पाएंगे या नहीं, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो का बैलेंस बना के रखना, ये भी किसका पार्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। इट सर्व एज अ बेसिस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, द मैनेजमेंट अटेम्प्ट टू इंश्योर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इन द ट्यून विद द फाइनेंशियल प्लान। आपने फाइनेंशियल प्लान बनाया और यूटिलिटी ऑफ द फाइनेंस क्या आपके एज पर प्लान हो पा रही है या नहीं हो पा रही। बेटा ये 6 ऑब्जेक्टिव है, तो इसको आप स्टार मार्क कर देना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बिल्कुल रीडिंग वाला पार्ट है या रटने वाला पार्ट है कि सर हम इसको रट के जाएंगे, और अगर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया फाइनेंशियल प्लानिंग का जिसमें हमसे इंपॉर्टेंस पूछी जाएंगी तो हम इसको इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। चलो सर, अब इससे भी खतरनाक जो पॉइंट आता है बेटा वो है हमारा सेकंड स्टेज। इसको तो आप डबल स्टार मार्क करके रखना, क्योंकि ये तो आपके इस चैप्टर के इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से एग्जाम जरूर आएगा, मतलब एग्जामिनर आपसे जरूर पूछेगा। सर सेकंड स्टेज कोड कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर का बेटा सीधा सीधा मतलब होता है कि आप अगर 100 करोड़ रुपीस मार्केट से उठा के लाए, उस 100 करोड़ में से कितना आप इक्विटी से उठाएंगे और कितना डेट से उठाएंगे, ये कम और ज्यादा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि कब इक्विटी से ज्यादा पैसा उठाना चाहिए और कब डेट से उठाना चाहिए। चलो जी, कैपिटल स्ट्रक्चर बेटा मैं यहां से बढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनो। कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू मिक्स बिटवीन ओनर फंड एंड बोरोड फंड। किसका मिक्सअप है बेटा, ये बोरोड फंड और ओनर फंड का। इट विल बी सेड टू बी ऑप्टिमल, ये तब अच्छा माना जाता है व्हेन प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इज सच, डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन कुछ इस तरीके से हो दैट इट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर आपका फाइनेंशियल डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है तो ध्यान रखना आपके मार्केट का प्राइस बढ़ेगा, शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ना चाहिए, क्योंकि शेयर का मार्केट प्राइस अगर बढ़ा तो समझो बेटा शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। और अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो प्राइम ऑब्जेक्टिव था हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। चलें सर, हाँ जी, इसकी आगे कोई जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। सर फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये तय करेंगे आपके फाइनेंसिंग डिसीजंस के लिए। किसके फाइनेंसिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर के। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल है या नहीं है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये तय करके देंगे आपको। चलो सर सबसे पहला ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बेटा इसको तो मैं डिटेल में कराऊंगा, तसल्ली में कराऊंगा, इसको तो अभी होल्ड कर दो। पहले चलते हैं सेकंड पार्ट पर, क्योंकि ये अकेला क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो बेटा बिजनेस स्टडी के अंदर अगर कोई एक अकेला न्यूमेरिक्स आता है तो वो आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जहां पर आप लोग ईपीएस निकालते हो। ठीक है साहब, आगे चलो, फिर ये क्वेश्चन आप हमें कराएंगे। चलिएगा, तो सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन। बेटा जैसा कि आप सभी को पता है
कि डेट के ऊपर हमें मैंडेटरीली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि इक्विटी पे डिविडेंड दिया जाए। तो सीधी बात ये बनी कि कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छी है तो आप डेट उठाएंगे मार्केट से, ताकि आप इजीली क्या पे कर पाएंगे, इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन नहीं है, तो आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे तो बेटा आप उठाएंगे इक्विटी, मतलब ओनर्स फंड। कहता है इन केस ऑफ अ कंपनी हैज, भाई साहब आप क्यों हिल रहे हो यार, इन केस ऑफ अरे in case a company has a strong cash flow position, then it may raise finance by issuing the debt as they are to be paid back after some time, ताकि आप उनका पैसा कुछ समय बाद दे पाए, मतलब कैपिटल रीपे कर पाए और टाइमली इंटरेस्ट पे कर पाए। तो मैं सीधा बोलूं, कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छी है तो डेट पे चले जाना, और अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप इक्विटी पे रहना। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, बेटा इसकी कहानी ऐसी है कि सर इंटरेस्ट कवरेज रेशो बोलता है आप कितना प्रतिशत, कितने गुना इंटरेस्ट का अपना प्रॉफिट कमाते हैं, इंटरेस्ट का कितना गुना। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो बेटा ये इसका फॉर्मूला है, जिसमें बोलता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट पे करना पड़ा 100 करोड़ और आपकी अर्निंग है बेटा 400 करोड़, दैट मीन्स आप 4 गुना पैसा कमा लेते हैं अपने इंटरेस्ट की पेमेंट का। अब मुझे बताओ, अगर आप 4 गुना पैसा कमा लेते हो बेटा इंटरेस्ट की पेमेंट का, तो आप इजीली इंटरेस्ट पे कर पाओगे। दैट मीन्स अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो स्ट्रॉन्ग है तो गो फॉर डेट, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छा नहीं है तो फिर आप इक्विटी पे टिके रहना। बात समझ आती है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छा है तो डेट, इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छा नहीं है तो फिर आप इक्विटी, क्योंकि आप फिर टाइमली इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे। फोर्थ सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहता है, देखो आपके पास 2 सोर्स है, डेट और इक्विटी। इमेजिन करो आप डेट से उठा रहे हो 9% पे पैसा, मतलब आपने डिबेंचर इशू करा 9%, जिसपे आप 9% इंटरेस्ट पे करोगे डिबेंचर होल्डर को, लेकिन उस पैसे को जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो बेटा वहां से आता है आपको 8%, तो आप तो फिर गधे हो अगर आपने डिबेंचर इशू कर दी, क्योंकि जिस पैसे को लगा के आप 8% कमा रहे हो वहां से फिर 9% कैसे दे पाओगे। इसका मतलब आपको यह भी ध्यान देना है कि जहां पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वहां से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसी है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आगे ही आने वाला है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट या जिस रेट ऑफ डिविडेंड पर आपने मार्केट से पैसा उठाया। आओ, इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इंटरेस्ट के रेट से तो गो फॉर डेट, फिर तो डेट उठा लो, क्योंकि जहां पैसा लगाओगे वहां बाहर आएगा, और डिबेंचर्स मिला आपको 9% पे, बैठे बैठाए 3% का फायदा। कहता विल बी बेनिफिशियल फॉर अ फर्म टू रेज फाइनेंस थ्रू बोरोड फंड, एंड बोरोड फंड मतलब डेट या लोन वगैरह। लेकिन अगर आपकी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो फिर आप इक्विटी उठाना, फिर डेट मत उठाना, वरना आप क्या नहीं पे कर पाएंगे, इंटरेस्ट। सर फ्लोटेशन कॉस्ट, बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट होती क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट होती है जब भी हम मार्केट से पैसा उठाते हैं, बोरो करते हैं या फिर ओनर फंड शेयर वगैरह इशू करते हैं, तो पैसा लेने पर हमें कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, जैसे ब्रोकर का ब्रोकरेज पे करना या फिर हमें बैंक मैनेजर को रिश्वत देना। ये मैं आपको अंडर द टेबल बात कर रहा हूं। शेयर्स के केस में बात करूं, प्रोस्पेक्टस, लीगल एडवाइस लेना। तो जब भी हम फाइनेंस उठाते हैं तो उस फाइनेंस को उठाने के एवज में हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। तो मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको, ध्यान से सुनो बेटा। मुझे 100 करोड़ चाहिए, कितने चाहिए? 100 करोड़। अब मेरे पास 2 सोर्स है, या तो डेट या इक्विटी, बराबर। बेटा अगर मैं डेट से उठाता हूं ना तो इस 100 करोड़ के बदले मुझे 5 करोड़ रुपए खर्चा आता है, और इस 100 करोड़ का अगर इक्विटी से उठाऊं तो 4 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। तो मुझे बताओ कि मुझे डेट उठाना चाहिए या इक्विटी उठाना चाहिए? सर कॉमन सेंस, जहां पर कॉस्ट कम आए वहां उठाना चाहिए। तो बेटा यहां इक्विटी इशू करनी चाहिए, इसी को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब ये हुआ फाइनेंस उठाने के लिए अगर आपको खर्चा करना पड़े, दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन। तो जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम, वो सोर्स आप उठा सकते हैं।
कहते हैं द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशूइंग सिक्योरिटीज सच एज ब्रोकर्स कमीशन अंडरराइटर फीस कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस एटसेट्रा इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट. While selecting the source of finance, flotation cost should be taken into account. तो आपको जब भी आप सोर्स उठाएंगे फाइनेंस का, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि फ्लोटेशन कॉस्ट किसकी कम आती है. एंड द नेक्स्ट इज कंट्रोल. बेटा मुझे बताओ कंपनी का अल्टीमेट ओनर कौन होता है? इक्विटी या ओनर्स शेयर होल्डर्स होते हैं. अब अगर आपको लगता है कि आपके शेयर इशू करने से आपकी कंपनी का कंट्रोल कहीं बाहर नहीं जाएगा, आपके पास अल्टीमेट ओवरऑल कंट्रोल तुम्हारे पास ही रहे, तो आप इक्विटी इशू कर दो. लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपने फर्दर शेयर्स उठाए तो आपका कंट्रोल कहीं और चला जाएगा, ओनरशिप कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, या फिर उनके पास रेजोल्यूशनरी पावर आ जाएंगी, तो उस केस में आप डेट इशू करेंगे, ना कि इक्विटी इशू करेंगे. देखो साहब, व्हेन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आर रेडी टू डाइल्यूट देयर कंट्रोल ओवर द फर्म, द न्यू इक्विटी शेयर कैन बी इशूड फॉर रेजिंग फंड. अब बेटा यहां पर एक वर्ड आ रहा है डाइल्यूट. डाइल्यूट मतलब जहां पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ये कहें कि कोई बात नहीं, हमारा शेयर होल्डिंग कम कर दो नए फर्दर शेयर इशू करने के, तो आप इक्विटी कर लो. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डाइल्यूट नहीं करेंगे, अपनी शेयर होल्डिंग कम नहीं करेंगे, तो फिर आप डेट उठाएंगे. ठीक है सर. सर टैक्स रेट इसको छोड़ दो, वैसे मैं समझा देता हूं. टैक्स रेट होता है क्या है? टैक्स रेट होता है बेटा इंटरेस्ट पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है. इंटरेस्ट पे टैक्स का बेनिफिट मिलता है, और इंटरेस्ट आप पे करते हो बोरोड फंड के ऊपर. लेकिन अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो उस पे टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि डिविडेंड टैक्स पे करने के बाद पे करा जाता है. लेकिन जो टैक्स है इंटरेस्ट के केस में पहले इंटरेस्ट फिर टैक्स. तो इसको मैं हमेशा ऐसे बोलता हूं कि अगर हायर द टैक्स रेट है, अगर कंट्री के अंदर टैक्स रेट ज्यादा है तो आप जाएंगे डेट पर, और अगर टैक्स रेट कम है तो आप जाएंगे इक्विटी पर. कहता है इंटरेस्ट ऑन डेट इज अलाउड एज अ डिडक्शन, दस इन केस ऑफ हाई टैक्स रेट डेट इज प्रेफर्ड ओवर इक्विटी, बट इन केस ऑफ लो टैक्स रेट मोर प्रेफरेंस गिवन टू इक्विटी. तो ये याद रख लेना, अगर टैक्स रेट कम है, कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स वगैरह कम लगता है, तो आप जाएंगे किसके ऊपर बेटा? इक्विटी के ऊपर. और अगर ज्यादा है तो आप जाएंगे डेट के ऊपर, क्योंकि उससे आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है. सर कोस्ट, बेटा कोस्ट सिंपल सी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ डिविडेंड. तो जिस भी सोर्स की कॉस्ट चीप होगी, सस्ती होगी, उस सोर्स को आप अडॉप्ट कर लेंगे. नेक्स्ट रिस्क. बेटा रिस्क छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है. पीरियड ऑफ फाइनेंस अगेन इंपॉर्टेंट थिंग. पीरियड ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है कितने टाइम के लिए आप मार्केट से पैसा उठा रहे हो. अब अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो बेटा फिर तो आप ओनर्स फंड उठा लो, इक्विटी. लेकिन आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए या मिडिल टर्म के लिए पैसा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 10-20 साल तो लॉन्ग टर्म होता है सर. फॉर एग्जाम्पल आपको 2-4 साल के लिए पैसा चाहिए तो आप डेट पर चल जाए. लेकिन आपको परमानेंट नेचर की कैपिटल चाहिए तो फिर आपको जाना पड़ेगा इक्विटी पर. फॉर परमानेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट इक्विटी शेयर मस्ट बी इशूड एज दे आर नॉट टू बी पेड बैक. एंड फॉर अ लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट प्रेफरेंस देने का किस पर? डिबेंचर्स कैन बी इशूड. बोलो सर बोलो, यहां तक की बात समझ आती है या नहीं? हाँ या ना? हाँ सर एक बार फास्ट दोबारा बता दो. तो आ जाओ ऊपर से समझते हैं दोबारा से. सर कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छी है तो क्या करेंगे बेटा? बोलो जल्दी जल्दी. कैश फ्लो पोजीशन है तो डेट पे चले जाना, अदरवाइज इक्विटी. सर इंटरेस्ट कवरेज रेशो स्ट्रॉन्ग है तो डेट, अदरवाइज इक्विटी. सर उसके बाद अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जहां पर रेट ऑफ रिटर्न आपकी ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आप डेट, अदरवाइज इक्विटी. सर फ्लोटेशन कॉस्ट, कुछ खर्चे हो जाते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से फाइनेंस लेने के लिए, तो जिसकी कॉस्ट कम होगी वहां से हम क्या उठाएंगे? फाइनेंस उठाएंगे, ना तो कैंसिल मतलब दूसरे सोर्स से. कंट्रोल, अगर आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करने के लिए रेडी है, उसको कंट्रोल खोने का कोई डर नहीं है, तो गो फॉर इक्विटी, अदरवाइज गो फॉर डेट. टैक्स रेट, हायर द टैक्स रेट गो फॉर डेट. अगर टैक्स रेट कम है तो फिर इक्विटी. अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो आप वही सोर्स चूज करेंगे जिसकी कॉस्ट चीपेस्ट होगी. सर रिस्क की छोड़ दो बात. पीरियड ऑफ फाइनेंस का सीधा सीधा मतलब है परमानेंट नेचर की कैपिटल तो चले जाना ओनर्स फंड इक्विटी पे, अदरवाइज चले जाना मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए डेट के ऊपर. बेटा ये हो गया हमारा यहां पर खत्म. अब मैं बात करता हूं द मोस्ट इंपोर्टेंट इज न्यूमेरिक, जो बार बार पूछा जाता है. बेटा ये है आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. अब मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में बस इतनी बात करूंगा बेटा, इट इज अ ईपीएस.
अर्निंग पर शेयर कि आप अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे। तो मेरे पास एक एग्जांपल है यहां पर और इसको समझते हैं। बेटा अर्निंग पर शेयर का चक्कर क्या है? बेटा अर्निंग पर शेयर डायरेक्टली मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को रिलेट क्या करता है, हिट करता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। वो ये कहता है जितना अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा उतना ही मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ज्यादा होगा। अर्निंग पर शेयर ज्यादा, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑल्सो ज्यादा। तो वो कहता है जिस भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर मोर होगा, ज्यादा होगा, उस को आप प्रेफर करेंगे एज अ इन्वेस्टर। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो अर्निंग पर शेयर का आपको ध्यान रखना है कि अर्निंग पर शेयर आपके सोर्स का ज्यादा होना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पर आपके पास तीन कंपनी है, कंपनी एक्स, कंपनी वाई और कंपनी जेड। बेटा ध्यान से देखो, कंपनी एक्स का कैपिटल स्ट्रक्चर है कि कंपनी एक्स ने 10 लाख रुपए, अच्छा देखो मजेदार बात, तीनों की टोटल कैपिटल बेटा 10 लाख है। अरे यार रुकना, तीनों की टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा? 10 लाख रुपए है। यहां पर एक्स ने क्या करा, सिर्फ 10 लाख रुपए की इक्विटी इशू करी, वाई ने क्या करा, 5 लाख की इक्विटी ली और 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू करे जिसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट जाएगा। कंपनी जेड ने क्या करा, 2 लाख रुपए की इक्विटी, 3 लाख के प्रेफरेंस और प्रेफरेंस पे जाएगा 12% का प्रेफरेंस, और उसके बाद 5 लाख की करे बेटा डेट डिबेंचर जिसके ऊपर जाएगा 10% का इंटरेस्ट। टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूं एक्स वाई और जेड 10-10 लाख रुपए है, लेकिन तीनों ही कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है क्योंकि कंपनी एक्स सिर्फ इक्विटी इशू करती है, कंपनी वाई इक्विटी और डेट इशू करती है मतलब डिबेंचर्स, और कंपनी जेड इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर्स तीनों इशू करती है। अब हम बात करते हैं ऐसा कि सर अब हमें क्या करना है। बेटा मैं तीनों कंपनियों को लेता हूं, कंपनी एक्स, कंपनी वाई और कंपनी जेड, और यहां पर लिखता हूं पर्टिकुलर्स। बेटा तीनों ही कंपनी का मैं मान के चलता हूं कि अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट भी कितना है, सेम है, दैट इज 2,50,000। मतलब ये हुआ कि तीनों ही कंपनियों का खर्चा काट के ब्याज, टैक्स और डिविडेंड देने से पहले 2.5 लाख रुपए बनते हैं। अब बात आई कंपनी एक्स की। बेटा ईबीआईटी में से सबसे पहले माइनस होगा इंटरेस्ट। क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट। आई को माइनस करो। अब अगर मैं कंपनी एक्स की बात करूं तो इसको तो इंटरेस्ट देना ही नहीं क्योंकि इसने तो डिवेंचर इशू करे ही नहीं, तो सर चलो वापिस, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। अगर मैं वाई की बात करूं तो 5 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से बेटा इसको देना है 50,000 का। और अगर मैं बात करूं जेड की, तो जेड ने भी 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू करे थे, तो एट द रेट 10% इसका भी कितना बना बेटा? 50,000। सर ईबीआईटी में से अगर मैं माइनस करता हूं इंटरेस्ट तो मेरा बचता है ईबीटी। आई हटा दो, सीधा ईबीटी। सर ये सीधा 2.5 लाख, ये 2 लाख और ये भी आ गया मेरा 2 लाख। सर अब माइनस करूंगा टैक्स। क्या माइनस करूंगा? टैक्स। मैं मानता हूं तीनों ही कंपनी के ऊपर टैक्स है 50%। कितना है बेटा? 50%। 1,25,000, 1 लाख और 1 लाख। बताओ बेटा टैक्स वाली बात समझ आ रही है? हां सर, क्योंकि टैक्स लगता है ईबीटी के ऊपर। बेटा ये आ गया ईएटी। ईएटी या पीएटी, कुछ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं, कुछ अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलते हैं, बात दोनों की सेम ही है। सर यहां पर आया 1,25,000 रुपए, 2 लाख माइनस 1 लाख, बेटा जी 1 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख, मेरे बच्चों ये भी आ गया 1 लाख। अब माइनस करेंगे प्रेफरेंस का डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड। बेटा मुझे बताओ क्या कंपनी एक्स के पास प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे? नहीं सर। कंपनी वाई ने करे थे? नहीं। कंपनी जेड ने? हां सर। 3 लाख के 12% के हिसाब से। बेटा रेट ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी गिवन है, रेट ऑफ डिविडेंड आपको दे ही रखी है, कितनी है? 12%। चलो जी, सर कंपनी एक्स नहीं देगी, कंपनी वाई भी नहीं देगी, लेकिन कंपनी जेड देगी 36,000 रुपए। सर क्यों देगी 36? देखो बेटा कितने हैं? 3 लाख, 3 लाख का 12% आया 36,000। चलो साहब चलो,
माइनस करा, ये आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी। क्या आएगा बेटा? ये अर्निंग फॉर इक्विटी 1,25,000। सर ये 1 लाख और ये आएगा आपका 64,000। यहां तक बात समझ आती है तो बोलो हाँ जी। बेटा अब आप निकालेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपके पास कितने इक्विटी शेयर हैं? सर वो कैसे निकलेंगे? इधर आओ। कंपनी एक्स ने कितने रुपए उठाए थे मार्केट से? 10 लाख। एक शेयर का प्राइस कितना था? 10 रुपए। तो सर डिवाइड बाय 10। इसका मतलब कंपनी एक्स के पास है 1 लाख, बेटा कंपनी वाई के पास है 50,000 और कंपनी जेड के पास है 20,000। क्योंकि ये अमाउंट है और 10 रुपए का एक शेयर है तो नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख, 50,000 और 20,000। सर यहां पर आए 1 लाख, ये आया 50,000 और ये आया 20,000। बोलो बेटा बोलो। हाँ जी सर। अब चलते हैं सर अर्निंग पर शेयर पर। अर्निंग पर शेयर होता क्या है? बेटा ईपीएस का फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर इक्वल टू अर्निंग फॉर इक्विटी, EFE मतलब अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब कैसे करोगे? बेटा इधर आओ। आपके पास अर्निंग फॉर इक्विटी कितनी है? एक्स में 1,25। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। तो मैं यहां पर करता हूं 1,25,000 डिवाइड बाई 1 लाख। बेटा 1 रुपए 25 पैसे। सही है सर। ये आया 1 लाख डिवाइड बाय 50,000। तो बेटा जी ये कितना आया काट कूट के? 2 रुपए पर शेयर। और बेटा इसकी बात करूं तो 64,000 डिवाइड बाय 20,000। तो अगर इसकी बात करूं तो सर ये आया आपका 3.2। बोलो बेटा बोलो। 3.2 किसका आया? जेड का। मुझे एक बात बताओ, कौन सी कंपनी का शेयर सबसे ज्यादा है? कौन सी कंपनी का शेयर अर्निंग पर शेयर सबसे अच्छा है? सर ये है हमारा जेड का। कौन सी कंपनी का बेटा? जेड का। तो आप डिसीजन देंगे कि कंपनी जेड ज्यादा अच्छी है अर्निंग पर शेयर के हिसाब से, और एज अ शेयर होल्डर और एज अ कंपनी कौन सी कंपनी के लिए प्रेफर देना चाहिए इक्विटी के लिए? किसको? सर जेड को। ये बात समझ आती है? बेटा अकेला न्यूमेरिक है जो आपके एग्जाम में आता है बीएसटी में, जहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है अर्निंग पर शेयर। बेटा इसका भले ही आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये ऐसा ही आएगा, तो ध्यान रखना। स्टार्ट कहां से होगा? सर स्टार्ट होगा ईबीआईटी माइनस होगा इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी प्रेफरेंस का डिविडेंड, अर्निंग फॉर इक्विटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और फिर निकालेंगे आप अर्निंग पर शेयर। बोलो बेटा बोलो। यहां तक की बात समझ आई? अब पढ़ लेते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसकी थ्योरी बेटा ये है, न्यूमेरिक्स मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में आपको अर्निंग पर शेयर निकालना आएगा। It referred to increase the profit earned by the equity shareholder due to presence of the fixed financial charges like interest. Trading on equity happen when the rate of earning of an organization is higher than the cost at which funds have been borrowed. As the result of equity shareholders get higher rate of dividend per share. The use of more debt along with the equity increase earning per share. सर आपके द्वारा अगर डेट इशू किया गया तो डेट की वजह से आपका अर्निंग पर शेयर भी ज्यादा आता है। ठीक है हाँ जी। आगे कहता है एज द डेट कैरीज फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज टैक्स डिडक्टेबल। सर आप एक फिक्स रेट पर इंटरेस्ट पे करते हो जिस पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। अब देखो ध्यान से सुनो, सर एक्स ने तो पूरा इक्विटी इशू करा था लेकिन उसका अर्निंग पर शेयर तो 1.25 ही आया। फिर इसने डेट भी इशू किया था, इसका 2 आया, लेकिन इसने डेट और इक्विटी दोनों इशू किए थे, डेट और प्रेफरेंस थे तो 3.2 आया। आपको कंपनी जेड प्रेफर करनी चाहिए और आपको अर्निंग पर शेयर जिस भी कंपनी का ज्यादा होगा उसको अपने आंसर में डिनोट करना पड़ेगा कि हम कंपनी जेड के साथ हैं। बोलो बेटा बोलो। यहां तक की बात समझ आती है या नहीं? यस और नो? हाँ। तो बेटा अगर यहां तक की बात समझ आती है तो हमारा चैप्टर 9 हो गया समाप्त
और चैप्टर 9 समाप्त होने की खुशी में आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तीनों करते रहना। इसके बाद एक और नया चैप्टर हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे जो होगा स्टाफिंग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।